गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है। और लास्ट क्लास जहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, क्या जरूरत पड़ी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के एनालिसिस के लिए, या फिर सिंगुलर टाइप के एलिमेंट्स को एक कैटेगरी वाइज एनालिसिस के लिए हमें जरूरत पड़ा था पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हमने देखा है कि हमारे लिए पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के लिए अटेम्प्ट्स क्या हो, क्या क्या अटेम्प्ट्स था पहले अर्ली स्टेज में, किस तरह से इसे क्लासिफाई किया गया उसे हमने देखा। और वहां हमने पहला एक रिजल्ट देखा था कि पहले लवार्जे ने अटेम्प्ट लिया और सारे तरह के मटेरियल्स को मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज किया। उसके बाद लवार्जे की चूंकि फेल्यूर होने के पीछे वजह थी क्योंकि नेचर में केवल और मेटल और नॉन मेटल नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल से सिमिलर भी होती है और थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज नॉन मेटल के साथ भी होती है, मतलब मेटलॉइड्स। उनके लिए उन्होंने कोई कैटेगरीज नहीं डिफाइन की। दूसरी चीज कि उनकी डेफिनेशन के अनुसार कुछ एक्सपेक्टेड एलिमेंट्स भी मौजूद थे, जस्ट लाइक कि डायमंड का क्या होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी कि जो हार्ड होगा, सोनरस होगा, लस्टर होगा, उसे हम मेटल बोलेंगे, लेकिन डायमंड इन कैटेगरीज को फुलफिल करने के बावजूद भी नॉन मेटल है और उनके हिसाब से मेटल है। मरकरी की बात किया जाए तो इनमें प्रॉपर्टीज हार्डनेस ना होने के बावजूद भी मरकरी रियल में मेटल है, बट उनकी डेफिनेशन उसे नॉन मेटल है, जिसके कारण उस कॉन्सेप्ट को ड्रॉप किया गया। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था एक्सेप्ट करने वाली वो था क्या, क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने कैटेगराइज करने की कोशिश की इस चीज को एक्सेप्ट। उसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंट जो अटेम्प्ट्स में डेवराइनर का, और डेवराइनर ने पहली बार सोच बताया कि जो इनकी अरेंजमेंट है, जो क्लासिफिकेशन है, वो प्रॉपर्टीज पर नहीं है, प्रॉपर्टीज तो बाद में एक बार मैच करेगी, लेकिन इनके मास नंबर के बीच में एक मैथमेटिकल रीजनिंग छिपा हुआ। और उस मैथमेटिकल रीजनिंग को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये ट्राइड्स के फंक्शन में चलेगा, मतलब 3-3 के ग्रुप, और उस ग्रुप में ऐसा होगा कि फर्स्ट और थर्ड की जो मास का मीन होगा वो अप्रोक्सीमेटली सेकंड के बराबर। काफी अप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट के बावजूद ये कॉन्सेप्ट आज हम लोग इसलिए इसे यूज नहीं करते क्योंकि उन्हें जब ट्राइड्स बनाने के लिए बोला गया कि आपके कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आप हमें ट्राइड्स रेडी करके दीजिए जो हम पढ़ सके, तो वो 3 ही ट्राइड्स बना पाए, और जिसके कारण आज हम लोग उस कॉन्सेप्ट को इन जनरल कॉन्सेप्ट नहीं मानते। लेकिन उस कॉन्सेप्ट में जो सोचने वाली बात थी, जिसे न्यूलैंड्स ने अपना बेस बनाया और उसके बाद हमें न्यूलैंड्स आफ्टर लॉ दिया, तो समझते हैं कि न्यूलैंड्स क्या था। जॉन न्यूलैंड्स इंग्लैंड का एक म्यूजिशियन कम साइंटिस्ट। म्यूजिशियन कम साइंटिस्ट की बात है कि ये म्यूजिक का अच्छा शौकीन पार्ट टाइम बिजनेस इनका म्यूजिक था और एक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया कि डेवराइनर्स की जो रिसर्च थी, जो रिसर्च का एक आधार दिया गया था कि देयर इज समथिंग मैथमेटिकल बिटवीन द मास एंड देयर कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी और मास के बीच में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इन्होंने क्या किया कि मास को एक रेफरेंस लेके लाइटर टू हायर रेट ऑर्डर में सेटल करना शुरू किया। सेटल करने में शुरू में इन्हें क्या पता चला कि एक ऑर्डर इन्हें मिला जो कि संगीत के सरगम की तरह मैच करता है। संगीत की सरगम क्या है तो सुना, हम लोग बचपन से जाते हैं और बहुत सारे रियलिटी शो से जानकारी अब मिल चुकी है कि सारे गामा पादा नी सा 7 सुरों से संस्कृत बना, सॉरी संगीत बना, म्यूजिक। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डू रे मी फा शो ला टी। उच्चारण में बहुत ज्यादा खराब लग रहा है क्योंकि हम म्यूजिशियन नहीं हैं, लेकिन सारे गामा पादा नी ये जो संगीत के सुर है इन 7 सुर के। न्यूलैंड्स ने क्या किया कि उस समय टोटल नेचर में 56 एलिमेंट हमें नोन थे, और इस 56 एलिमेंट्स को उन्होंने लाइटर टू हायर रेट में जब सेटल करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, और देखा कि 8वें की प्रॉपर्टी पहले से मैच कर रही, 9वें की प्रॉपर्टी दूसरे से मैच कर रही, 10वें की प्रॉपर्टी तीसरे से मैच कर रही है, 11वें की प्रॉपर्टी चौथे से मैच कर रही है। तो उन्हें लगा कि ये भी संगीत की तरह पिरोए हुए हैं कि 7 सुरों के बाद वह सुर फिर से दोहराया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज फ्लोरीन से मैच करती है।
लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम से मैच कर रही है, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मैच कर रही है। मतलब उन्होंने लाइटर टू हायर मास के ऑर्डर में जब सेटल करना शुरू किया तो म्यूजिशियन होने के कारण म्यूजिक के ऑक्टेव्स की तरह ये भी कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स जो है प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक लॉ दिया जिसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है? तो कहता है कि इफ, या फिर सिंपल से इसकी न्यूलैंड्स की डेफिनेशन दे रहे हैं कि एज पर न्यूलैंड्स इफ वी अरेंज elements with their from their lighter mass to the higher mass, we will get a similar kind of properties between eighth and first element. ठीक है, eighth और first, ठीक है, which follows the law of music notes like सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, चूंकि ये हिंदी म्यूजिक नोट्स है और ये जो है इंग्लिश म्यूजिक नोट्स है, तो आप एग्जाम्स में अगर ये दोनों रिमेंबर है तो लिख सकते हो, ना रिमेंबर है तो आप सारे गामा पागल ही लिखिए। किसी भी तरह के सीबीएसई में मार्किंग सिस्टम में इसे कट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोग इन जनरली म्यूजिक नोट्स में हिंदी के म्यूजिक नोट्स को ही, ठीक है। तो न्यूलैंड्स के कॉन्सेप्ट को समझा। न्यूलैंड्स ने हल्के मास वाले एलिमेंट को पहले रखा और बाद में उससे बढ़ते हुए मास को एक ऑर्डर में सेट किया, और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मिल रही थी, जिसे उसने बोला कि ये ऑक्टेव्स लॉ के हिसाब से मेटल प्रॉपर्टीज को निकाल सकते। अब हुआ कि न्यूलैंड्स की इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या फायदा? उन्होंने एक बताया कि सर्टेन मास की जो रीजनिंग है वो सर्टेन नंबर के बाद अधूरा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में एरर कहां है? जहां पर कि हम लोग आज क्यों इसे न्यूलैंड्स को इतना जनरल कॉन्सेप्ट नहीं मानते या ऑक्टेव्स को यूज क्यों नहीं कर रहे, तो उसके पीछे की वजह सुनिए। न्यूलैंड्स का पहला स्टेटमेंट ये कि नेचर में 56 एलिमेंट ही हैं और उससे ज्यादा एलिमेंट कभी भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने ये गलती की। पहली गलती उन्होंने की, उन्होंने स्टेटमेंट में बोला कि इस नेचर में 56 एलिमेंट है और भविष्य में भी कोई नया एलिमेंट नहीं मिलेगा। और आज हम लोग जानते हैं वी हैव मोर देन 115 एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहली चीज ये कि ये गलती थी, उन्होंने बोला कि 56 एलिमेंट है जिसके लिए ऑर्डर्स को उन्होंने बना लिया। सेकंड, ये सारे गामा के सरगम जैसे जो भी कॉन्सेप्ट है वह देखा गया प्रैक्टिकली कि कैल्शियम तक फॉलो किया गया है। ठीक है, कैल्शियम का प्रॉपर्टीज को क्या किया गया? फॉलो किया गया। लेकिन कैल्शियम के बाद इस प्रॉपर्टीज को सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया गया है, जिसके हिसाब से मतलब कि ये प्रॉपर्टीज का जो ऑर्डर है कैल्शियम के बाद उस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है और सही नहीं आ रहा। मतलब कि यह जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स है वो लाइटर मास के एटम्स के लिए तो सही है, लेकिन हैवियर मास के एटम्स के लिए पूरी तरह से सही नहीं। एक और गलती जो किया उन्होंने वो ये कि उन्होंने एक ही जगह पर एक ही सेट में कहीं कहीं दो एलिमेंट्स को एडजस्ट कर दिया। पहले तो गलती ये कि पोजीशन में एक ही जगह पर दो एटम्स को एडजस्ट कर देना, दो एलिमेंट्स को एडजस्ट कर देना। और दूसरी गलती वो कि वह भी एडजस्टमेंट डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले टेबल के साथ। आप देखो कोबाल्ट और निकेल को उन्होंने फ्लोरीन के ग्रुप में डाल दिया है, ब्रोमीन के साथ डाल दिया है, जो कि हाइड्रोजन्स है। इनकी प्रॉपर्टीज टोटल अलग है कोबाल्ट और निकेल से, लेकिन उन्होंने एडजस्टमेंट केवल करने के लिए इन्हें एक ग्रुप में डाला, वो भी डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले। तो हम अगर न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स को देखें, जो उनकी ड्रॉबैक्स थी, लिमिटेशन थी, वो था कि 56 एलिमेंट्स का होना। सेकंड कहा जा रहा है कि लाइटर मास के एटम्स के लिए ये प्रॉपर्टीज को अच्छा डिफाइन कर रहा था और कैल्शियम के बाद इसे डिफाइन करना मुश्किल था। थर्ड, उन्होंने एडजस्ट किया एक से ज्यादा एलिमेंट को एक ही पोजीशन पर विथ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ठीक है, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एटम के साथ, जो कि गलत है। ठीक है, तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स पर हम ये वीडियोस को पूरी तरह से डेडिकेटेड छोड़ देते हैं, क्योंकि अगली जो हमारा पीरियोडिक टेबल्स है
वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो आज की दुनिया और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेस। तो न्यूलेट्स के लिए अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह के चैनल्स को किसी भी तरह के टॉपिक्स के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप क्लास 6 to 12 के हर टॉपिक्स के वीडियोस यहाँ पर सेपरेट मिलेंगे, आपकी क्लास वाइज प्लेलिस्ट भी है उसमें अवेलेबल मिलेंगे। शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद है, ठीक है। थैंक यू।